नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है, दीनहीन सा, बेचारा सा, लाचार सा, बनियान पहने हुए पुलिस के शिकंजे में, दरअसल वो छत्तीसगढ़ के युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मास्टरमाइंड है। वो शख्स है जिसकी गिरफ्तारी का इंतजार हम जैसे सैकड़ों पत्रकार बीते 3 दिनों से कर रहे थे और आज सुबह खबर आई कि हैदराबाद में उसे गिरफ्तार किया गया है। ये वो ठेकेदार है जिस ठेकेदार ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में वहां के एक स्थानीय युवा रिपोर्टर मुकेश चंद्राकर की हत्या करवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस ठेकेदार ने करोड़ों का ठेका लिया सड़क बनाने का। उस ठेके में गड़बड़ी हुई, घोटाले हुए, ऐसी सड़क बनी जो बनते ही टूट गई और मुकेश चंद्राकर नाम के युवा रिपोर्टर ने इस ठेकेदार के कारनामों का खुलासा किया। नतीजा यह हुआ कि इस ठेकेदार ने अपने 2 भाइयों और अपने कारिंदों को तैनात करके मुकेश चंद्राकर की हत्या करवा दी। वो 3 दरिंदे भी पकड़े गए हैं 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर और रायपुर से, जो 3 दरिंदे इस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई और कारिंदे थे। और हत्या कैसे हुई थी? जब 3 दिन पहले एक खबर आई थी तो हम जैसे लोग हिल गए थे। आपने भी अगर सुना होगा तो दिल दहलाने वाली उस घटना को, उस वाकये को भूल नहीं पाए होंगे कि एक रिपोर्टर, युवा पत्रकार जो अपनी रिपोर्टिंग के लिए अपने इलाके में पहचान बना रहा था, जिसका एक यूट्यूब चैनल था, जो जन सरोकारों से जुड़ी खबरें करता था, उस रिपोर्टर को साल के पहले दिन 1 जनवरी को ठेकेदार के लोगों ने, ठेकेदार के भाइयों ने बीजापुर में अपने बैडमिंटन कोर्ट में या किसी परिसर में बुलाया, जहां उनका दफ्तर था या जहां उनके ठेकेदारी के सामान थे, जहां मजदूर रहते थे, वहां बुलाया। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि उसे इतनी बुरी तरह से पीटा और पीट कर जब उसकी हत्या कर दी तो उसे सेप्टिक टैंक के नीचे दबा दिया, दफन कर दिया, चुनवा दिया और ऊपर से प्लास्टर कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि इस सेप्टिक टैंक में एक बॉडी दफन है। उस मुकेश चंद्राकर नाम के युवा पत्रकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी वायरल है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चल रहा है कि सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार ने कैसे उस पत्रकार की हत्या करवाई, या सुरेश चंद्राकर के भाइयों के साथ इसके कारिंदे ने, जो 3 पकड़े गए, किस तरह से बेरहमी से मुकेश चंद्राकर को पीटा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मुकेश चंद्राकर की 5 पसलियां टूटी हुई मिली, सिर पर 15 फ्रैक्चर है, 15 फ्रैक्चर, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी, हमले से हार्ट फट गया है, बाईं कलाई पर निशान है, कॉलर बोन टूटी हुई है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद खबर यह आई, ललन टॉप पर मैं देख रहा हूं कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने पूरे करियर में ऐसा कोई केस नहीं देखा कि इतनी बेरहमी से, इतनी दरिंदगी से, इतनी बर्बरता से किसी की हत्या की गई हो। 15 फ्रैक्चर सिर पर, लीवर के 4 टुकड़े, और उसके बाद सेप्टिक टैंक के नीचे दफन कर दिया। सब कुछ एक प्री प्लान्ड योजना के तहत हुआ। और उसके बाद जो खबरें आ रही है बीते 3 दिनों से, जिस सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी का इंतजार हो रहा था क्योंकि ये हैदराबाद में था, जो खबरें आ रही है उससे पता चल रहा है कि किस तरह से मुकेश चंद्राकर को 1 तारीख को शाम को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर ने बुलाया। और खास बात यह भी है कि मुकेश चंद्राकर, जो युवा पत्रकार, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 32 साल उनकी उम्र थी, बार बार बता रहा हूं, वो सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार का रिश्ते में भाई भी लगता था, चचेरा भाई, शायद एक ही गांव के लोग रहने वाले थे। लेकिन चूंकि ठेके में जो गड़बड़ियों की रिपोर्ट रितेश चंद्राकर, जो एनडीटीवी और कुछ मीडिया संस्थानों के लिए भी काम करते थे, उनके इनपुट के आधार पर वो स्टोरी हो गई थी एनडीटीवी पर और कुछ और जगहों पर। इससे सुरेश चंद्राकर बौखलाया हुआ था। कहा जा रहा उसने जिम्मेदारी दी कि किसी तरह से मुकेश चंद्राकर को रास्ते से हटाना है। और उसके बाद एक प्लानिंग के तहत उसको बुलाया गया 1 तारीख की शाम को। और उसके बाद बैडमिंटन कोर्ट का परिसर है इस ठेकेदार का, सुरेश चंद्राकर का, जिसमें कुछ स्टोर रूम वगैरह थे, उसमें आसपास
और काफ़ी घर हैं जो मुकेश चंद्राकर के घर से करीब 2 किलोमीटर है, वहाँ बुलाया गया और उसके बाद उसको बुरी तरह से पीटा। जो भी उसके पहले बात हुई, जो पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा, जिसके बारे में अभी पता नहीं चल रहा है, पूरी तरह से जानकारी नहीं आई है कि हुआ क्या दरअसल वहाँ। लेकिन अब गिरफ्तारियां हुई है, तो गिरफ्तारियों के बाद, पूछताछ के बाद शायद पता चले। लेकिन इसमें यह भी हुआ है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन हुआ है जिसके 11 सदस्य हैं। उस एसआईटी टीम में बीजापुर के ही पुलिस अफसर्स हैं जिनके नाम मैं देख रहा हूं, मयंक गुज्जर आईपीएस, रुचि वर्मा एसडीपी, शरद जायसवाल डीएसपी बीजापुर, गीतिका साहू डीएसपी जगदलपुर, दुर्गेश शर्मा टीआई बीजापुर, वीरेंद्र श्रीवास्तव बीजापुर के हैं। ऐसे 11 लोगों की एक कमेटी बनी है, जांच सदस्य कमेटी, जो मुकेश चंद्राकर जो रिपोर्टर हैं उस हत्याकांड की जांच करेगी। लेकिन इस जांच कमेटी को लेकर भी पत्रकारों को ऐतराज है। उन्हें संदेह है कि यह जांच कमेटी ठीक से जांच कर पाएगी, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जांच हो और उस जांच में सुरेश चंद्राकर बच जाए, क्योंकि ऐसी ही तैयारी सुरेश चंद्राकर ने, अगर रितेश चंद्राकर और अपने भाई और अपने गुर्गों को यह जिम्मेदारी दी थी तो ऐसी ही प्लानिंग की गई थी। क्या है वो प्लानिंग, जो मैं देख रहा हूं वेबसाइट्स में और अखबारों में छपी है। और इसी वीडियो में आगे हम यह भी दिखाएंगे कि वो कौन सी सड़क थी और वो सड़क आज किस हाल में है जिस सड़क की रिपोर्ट मुकेश चंद्राकर ने की थी। बस्तर के ही एक जर्नलिस्ट हैं रानू तिवारी, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है बस्तर टॉकीज, उसके लिए उन्होंने एक स्टोरी फाइल किया, इसी वीडियो में आगे आपको दिखाता हूं। तो पता चला कि रितेश चंद्राकर का भाई सुरेश चंद्राकर ठेकेदार है। रितेश दोस्त था मुकेश चंद्राकर का, रिश्ते में भाई भी लगते थे। सुरेश का काम भी वही रितेश देखता था। और उसके बाद सुरेश चंद्राकर रितेश चंद्राकर को ही जिम्मेदारी दी, उसके किसी ढंग से ठिकाने लगा कि ऐसे स्थानीय लोग बता रहे हैं। और कहा गया कि चूंकि उसने खुलासा किया था उसके भ्रष्टाचार की, सड़क में भ्रष्टाचार की, इसलिए रास्ते से हटाने की जब जिम्मेदारी दी गई तो कैसे प्लानिंग किया गया। कहा जा रहा है कि मुकेश को पहले 31 दिसंबर को भी किसी लोकेशन पर बुलाने की तैयारी की गई, उसे फोन किया गया, लेकिन उस दिन वो नहीं आया। फिर 1 तारीख को उसे सुरेश चंद्राकर के बैडमिंटन कोर्ट परिसर में बुलाया गया और वहां उसके बाद चूंकि हत्या की प्लानिंग थी और सुरेश चंद्राकर पर शक न हो, इसलिए सुरेश चंद्राकर और दिनेश, ये दोनों भाई उस दिन जगदलपुर चले गए ताकि उनका लोकेशन वहां न हो जहां हत्या की गई। वहां रितेश था और उसका एक राम टेके नाम का, महेंद्र राम टेके कोई शख्स था, वो वहां था। और उसके बाद उन लोगों ने पिटाई की, बुरी तरह से पीटा, किसी धारदार हथियार से पीटा। अभी कहा जा रहा हो धारदार हथियार जिससे कत्ल हुआ है वो भी बरामद नहीं हुआ है। और उसके बाद दफन कर दिया सेप्टिक टैंक में, और उसके बाद सेप्टिक टैंक को ऊपर से प्लास्टर कर दिया, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद रितेश और महेंद्र जगदलपुर के एक गांव में जाकर छिप गए और इसमें सुरेश चंद्राकर हैदराबाद चला गया, सिर्फ इसलिए ताकि कल को यह साबित कर सके कि जब कत्ल हुआ 1 जनवरी को, तब सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है वो वहां नहीं था, वो हैदराबाद में था या जगदलपुर में था। इसका मतलब यह पता चलता है कि प्लानिंग के तहत अपनी गैर मौजूदगी साबित करने के लिए उसने प्लान किया। अब यही वहां के स्थानीय पत्रकारों को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक शख्स है जिसका नाम आ रहा है, जो गिरफ्तार हुआ है, महेंद्र राम टेके, जो इनका मुंशी मुनीम या कारिंदा है सुरेश चंद्राकर का। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में महेंद्र राम टेके ये जिम्मेदारी ले ले कि उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या की, चूंकि इसका सुपरवाइजर या स्टाफ है, और उसके बाद सुरेश चंद्राकर उससे बच जाए, क्योंकि वो दिखाएगा कि हत्या के वक्त, जब हत्या हुई उस वक्त वहां उस परिसर में मौजूद नहीं था, बीजापुर के उस परिसर में। तो इसलिए बहुत सारे पत्रकार ये चाहते हैं कि किसी सूरत में एसआईटी जो गठन की गई है उसमें अफसरों को बदला जाए। हालांकि भरोसा सरकार के गृह मंत्री की तरफ से दिया गया है कि मुकम्मल जांच की जाएगी, लेकिन फिर भी पत्रकारों को भरोसा नहीं है। अलग अलग जगह पत्रकार विरोध कर रहे हैं और स्थानीय पत्रकारों की नाराजगी है कि जिस ढंग से 3 दिन लगे, एक तारीख को हत्या हुई, 2 और 3 तारीख को उसकी लाश बरामद हुई, जिस तरह से लाश की बरामदगी में 48 घंटे लगे, कॉल लोकेशन को ट्रेस करके वहां तक पहुंचने में जिस तरह से पुलिस ने ढिलाई बरती, और उसके बाद सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी में जो देर लगे, और चूंकि सुरेश चंद्राकर बहुत पैसे वाला है इसलिए लोगों को शक लगे। एक बात बार बार आ रही है, सुरेश चंद्राकर कांग्रेस का नेता रहा है, कांग्रेस
के स्थानीय नेताओं से उसके रिश्ते रहे हैं। सुरेश चंद्राकर को महाराष्ट्र में जिम्मेदारी भी कांग्रेस चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली थी। उसका रिश्ता कांग्रेस से है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब उसका रिश्ता बीजेपी के कुछ नेताओं से है। बात चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, मुख्य बात है कि सुरेश चंद्राकर और उसके गैंग के लोग, उसके भाई, उसके गुर्गे, उन लोगों ने कत्ल किया। सुरेश चंद्राकर वहां हो या न हो, लेकिन सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड है, ये तमाम पत्रकार मानते हैं। अब सवाल उठता है कि कोर्ट में क्या साबित होगा? क्या कोर्ट में यह पुलिस चार्जशीट के जरिए साबित कर पाएगी कि सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड है? क्या पुलिस उतने सबूत जुटा पाएगी कि सुरेश चंद्राकर ने ही यह प्लान किया था, यह जिम्मेदारी दी थी? क्या पुलिस सुरेश चंद्राकर को मुख्य अभियुक्त के तौर पर साबित कर पाएगी, गवाहों के बयान के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या फिर वो छूट जाएगा और कोई उसका प्यादा जो महेंद्र राम टेके है वो मुख्य आरोपी बनकर या हत्यारा बनकर सलाखों के पीछे जाएगा? इसको लेकर सशंकित थे वहां के पत्रकार। मैंने अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मुकेश चंद्राकर की कुछ स्टोरी, जो उनके यूट्यूब चैनल है बस्तर जंक्शन, उस पर जो मौजूद है वो स्टोरी के हिस्से दिखाए, तो वो भी इसी वीडियो में आगे दिखाऊंगा। क्योंकि ऐसे रिपोर्टर जो छोटे इलाकों में रहते हैं, किसी जिले में, किसी तहसील में, कस्बे में, बार बार उसका जिक्र करता हूं, वो जान जोखिम पर लेकर स्थानीय स्तर पर जिस तरह की स्टोरी करते हैं, स्थानीय लीडर के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ, ग्राम प्रधान के खिलाफ, एमएलए के खिलाफ, सांसद के खिलाफ या जिले के अधिकारियों के खिलाफ, उसमें बहुत जोखिम होते हैं और बहुत तरह के खतरे होते हैं। और बीते 10 सालों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है कि रेत माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, इस तरह के घपले घोटाले, या सड़क माफिया, इस तरह के घपले घोटालों के खुलासे करने वाले पत्रकारों को जान देकर कीमत चुकानी पड़ी है। और मुकेश चंद्राकर भी इसके शिकार हुए। आज मैं देख रहा था, अभी कुछ देर पहले जिक्र किया मैंने, रानू तिवारी जो बस्तर टॉकीज के यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो किया है, करीब 2-2.25 मिनट का वीडियो है। उस सड़क का जिक्र है जो सड़क सुरेश चंद्राकर नाम के ठेकेदार ने बनवाई थी, जो 55 करोड़ का पहले टेंडर था, 50 करोड़ का, बाद में वो 120 करोड़ का टेंडर हो गया। कैसे हो गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने उसे इतना बड़ा ठेका दिया और कौन अधिकारी थे, उन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए थी। हुआ यह भी कि उसकी मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट के बाद जांच की जिम्मेदारी भी दी गई या जांच का ऐलान भी किया गया। डीएम की तरफ से भी कहा गया, शायद सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे। और इसी से सुरेश चंद्राकर बौखलाया हुआ था, इसलिए उसने ये प्लान किया, या मास्टरमाइंड है या क्या है, अब पुलिस जांच का विषय। लेकिन उस सड़क का छोटा सा, उस सड़क पर एक छोटी सी रिपोर्ट 2 मिनट की मैं चाहता हूं वो देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे सड़कें बनती है और कैसे लूट होता है, और लूट करने वाले ठेकेदार किस तरह से अगर उसको कोई एक्सपोज करता है तो किस हद तक उस पत्रकार की जान पर आ सकती है। देखिए वो रिपोर्ट। हमारे साथी मुकेश चंद्राकर की हत्या क्यों की गई, उसके पीछे की वजह यह है कि हत्या इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। वो बड़ा जो भ्रष्टाचार था, 120 करोड़ लगभग की लागत से बनने वाली सड़क। तो बहुत शॉर्ट में आपको सड़क की स्थिति दिखाता हूँ, फिर आप सोचिएगा कि मुकेश को ये रिपोर्ट करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। ये देखिए, ये वो सड़क है जो अभी बनाई गई है ठेकेदारों के द्वारा, और ये सड़क अभी पूरी नहीं हुई है। और इसके ऊपर ये जो डामर और गिट्टी का जो मिलावट डाला गया है, जो प्रोडक्ट डाला गया है, उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। अब आप सोचिए कि हाथ से उठाने से बाहर आ जा रही है, और इस पर पैचवर्क किया गया है। पैचवर्क देखेंगे तो और हंसेंगे, आप हंसेंगे नहीं, नाराज़ होंगे। आप सोचेंगे कि ये क्या बदतमीजी सड़क के साथ की गई है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ठेकेदार ने ये सोचा होगा कि इस इलाके में तो आदिवासी रहते हैं, और आदिवासियों के पास न कार है, न गाड़ी है, न मोटर है, न साइकिल है, पैदल ही जाना है, तो उनके लिए बहुत मजबूत सड़क थी। और लेकिन देखिए, पैदल चलने से भी गाय बैल के चलने के निशान आ गए। ये पैचवर्क किया गया। जब हमारे साथियों ने इस पर खबर की तो आनंद फानन में इस पर पैचवर्क करके लीपा पोती करने का काम किया गया। और ये लीपा पोती का काम भी आप देखिए, ये किया गया है, मतलब वो भी ठीक से नहीं किया जा सका। और ये सड़क है, और सड़क तो क्या ही बताऊँ आपको। ये देखिए, जहाँ छुएंगे आप वहीं से, ये देख रहे हैं, जहाँ छुएंगे ये लीजिए, आप सड़क लीजिए, घर चले जाइए। ये सड़क आप लेके घर जा सकते हैं। इस तरह की सड़क ठेकेदार ने बनाई है, मुझे लगता है घर पहुंच सेवा के लिए बनाई थी। ये देखिए, डामर के नीचे की गिट्टी देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं,
ये लाके गिट्टियाँ रखी गई हैं, इसके ऊपर ये डामर, और जिसको आप लेके घर जा सकते हैं। तो इस तरह की सड़क की रिपोर्टिंग हमारे साथी ने की, सज़ा मिली, इनाम मिला। इनाम में क्या मिला? सजाए मौत। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि सड़कें कैसे बनती हैं, और वहां जहां छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाके में करोड़ों रुपए का आवंटन होता है, खासतौर से सरकारों की तरफ से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से विकास के नाम पर। लेकिन वहां विकास के नाम पर क्या हो रहा है उसकी बानगी आपको इस रिपोर्ट से दिखेगी। और ये सुरेश चंद्राकर नाम का शख्स, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई, ठेकेदार, जो मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है, सुरेश चंद्राकर की भी कहानी मैं अलग अलग जगह देख रहा हूं, बहुत दिलचस्प है। कुछ साल पहले तक ये छोटा मोटा काम किया करता था, 1500 रुपये की नौकरी करता था, फिर एसपी कार्यालय में जुड़ा। सलवा जुडूम के दौर में जब कुछ लोग विस्थापित हुए तो ये एसपीओ में भर्ती हुआ, एसपीओ फोर्स में भर्ती हुआ, सिर्फ 1500 रुपये में नौकरी करता था। फिर छोटी मोटी इसने ठेकेदारी शुरू की, और उसके बाद 2016 में इसे गंगालूर से नेलनार 32 किलोमीटर सड़क निर्माण का ठेका 50 करोड़ में मिला। और 2019 में कांग्रेस कार्यकाल में अधिकारियों की साठगांठ से ठेका 120 करोड़ में रिवाइज होकर इसे ठेका मिल गया। सड़क का काम ये चल रहा था, अभी सड़क पूरी नहीं हुई है। 90% का भुगतान हो चुका है, न्यूज़ 18 में। तो इसका मतलब कांग्रेस राज में ये ठेकेदार सुरेश चंद्राकर फला फूला, और सिर्फ 10 साल में 1500 की नौकरी करने वाला एक शख्स, सेवादार टाइप का एक शख्स, 10 साल में ये 120 करोड़ का ठेका पाने में कामयाब हुआ। ये चर्चा में तब आया 2 साल पहले जब इसने शादी की, हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने गया। कहा जा रहा है उस वक्त भी मुकेश चंद्राकर ने इसके उस शाह खर्ची पर और शाही शादी पर रिपोर्ट करने में कुछ पत्रकारों की मदद की। और कई जगह जब यह खबरें छपी, सुरेश चंद्राकर को अंदेशा था, चूंकि उसे लगा कि उसके गांव का है, दूर का रिश्तेदार है, वो जानता है मुकेश चंद्राकर उसको, इसलिए जो भी खबर छप रही है हेलीकॉप्टर से बारात ले जाने के बारे में और शादी में शाह खर्ची के बारे में, उसकी अयाशी के बारे में, वो सब मुकेश चंद्राकर ही मीडिया को मुहैया करा रहा। इस वजह से भी कहा जा रहा है स्थानीय एंगल ये है जिसकी वजह से सुरेश चंद्राकर उससे नाराज था। लेकिन एक एंगल ये कि सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश मुकेश चंद्राकर का दोस्त भी था। तो क्या रितेश मुकेश चंद्राकर का दोस्त होकर भी भाई के दबाव में, भाई के प्रभाव में, भाई के कहे में आकर उसने पूरा प्लान किया और यह एग्जीक्यूट किया? अब यह पुलिस की जांच का विषय है। इसमें जो मैं अलग अलग जगह देख रहा हूं प्रोफाइल मुकेश चंद्राकर की, कि एक साधारण परिवार का लड़का जो बीजापुर के बांसकुड़ा गांव का रहने वाला था, जो गांव नक्सल समस्या से बुरी तरह प्रभावित गांव है, और उसके बाद हिंसा की चपेट में उस गांव के लोग प्रभावित हुए, जिसमें इसका परिवार भी प्रभावित हुआ। फिर बीजापुर में सरकारी शेल्टर होम में शरण लिया। पिता की मौत बचपन में हो गई, मां ने किसी तरह से परवरिश की। मुकेश का एक भाई है युकेश चंद्राकर भी मीडिया से जुड़े हैं। मध्य प्रदेश का एक स्थानीय रीजनल चैनल है, उसके लिए काम करते हैं। मुकेश की मां आंगनवाड़ी वर्कर थी, उनका भी 2013 में बीमारी की वजह से निधन हो गया। ये मैं किसी वेबसाइट में ये भी देख रहा हूँ, युद्धवीर यशवीर सिंह की रिपोर्ट है ये भी, जिसमें उनके बारे में विस्तार से मुकेश के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर भी वो इस तरह की स्टोरी करते थे जो सरोकारों की स्टोरी हो, स्थानीय स्तर पर लोगों की मुश्किलें, परेशानियां, सड़क की बदहाली का मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ी स्टोरी हो, स्कूलों की दुर्दशा की स्टोरी हो, आदिवासियों की बदहाली की स्टोरी हो, करप्शन की स्टोरी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के बारे में खुलासे की स्टोरी हो। इस तरह की स्टोरी वो करते भी थे। और दिल्ली से जो बहुत सारे जर्नलिस्ट जाते थे, हर आदमी एक लोकल कॉन्टैक्ट खोजता है। तो कहा जा रहा है बीजापुर में मुकेश जहां रहते थे, बहुत सारे दिल्ली से या दूसरी जगहों से जो जर्नलिस्ट जाते थे नक्सल प्रभावित इलाकों में स्टोरी करने, उनके लिए एक पॉइंट पर्सन भी थे। सबको संपर्क मुहैया कराना या किसी से मिलना मिलाना वो भी मुकेश करते थे, मुकेश और उनके भाई युकेश भी। और इसी बीच उन्होंने जब अलग अलग संस्थानों में काम किया, बहुत पैसे कम मिलते हैं, स्ट्रिंगर को इतने पैसे नहीं मिलते कि वो गुजारा कर सके, तो उसके बाद उन्होंने अपना बस्तर जंक्शन के नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, एक दो दोस्तों के साथ मिलकर, जिसके अभी 1,66,000 सब्सक्राइबर हैं। मैंने ये परसों के वीडियो में भी बताया था। और स्थानीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी स्टोरी की जिसकी लोग चर्चा करते। एक ये भी जिक्र आता है कि कैसे 3 साल पहले सीआरपीएफ का एक जवान नक्सलों के कब्जे में था, नक्सलियों के, तो उसे छुड़ा कर ले आए थे, उसकी भी चर्चा होती है। लेकिन बहरहाल एक बहादुर, ईमानदार, कर्मठ, जाबाज पत्रकार की हत्या की गई,
क्योंकि वो जान जोखिम लेकर, जान को जोखिम में रखकर ऐसी स्टोरी कर रहा था जो वहाँ के ठेकेदार या वहाँ के जो ऐसे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसी स्टोरी करे जिसकी सजा उसे मिली, जिसका खामियाजा भुगता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सुरेश चंद्राकर के खिलाफ पुलिस पुख्ता सबूत जुटाकर उसे कत्ल के आरोपी से कत्ल के सजा याफ्ता मुजरिम तक भेजने में कामयाब होगी। इसी का अंदेशा पत्रकारों को है कि कहीं वो अपने पैसे के दम पर पुलिस को प्रभावित करके या जिस तरह से उसने प्लान किया उसके दम पर वो छूट जाए। फिलहाल तो शिकंजे में। अब मैं चाहता हूं जाते जाते इस वीडियो के आखिरी हिस्से में 5 स्टोरी छोटी छोटी जो मुकेश चंद्राकर के यूट्यूब पेज से हमने निकाली है बस्तर जंक्शन के सौजन्य से, वो आप देखें ताकि आपको पता चले कि एक युवा रिपोर्टर किस तरह की स्टोरी करता है। वैसी स्टोरी जैसी स्टोरी मुख्यधारा के चैनलों में होती नहीं है। हम लोग भी बहुत सुरक्षित जगह पर रहकर खबरें करते हैं, लेकिन छोटे जगहों में रहने वाले रिपोर्टर जब ऐसी खबरें करते हैं तो उन्हें जान भी जोखिम में डालना पड़ता है और उनकी स्टोरी का शायद दिल्ली तक उतनी गूंज भी नहीं होती है। तो देखिए मुकेश किस तरह के रिपोर्टर थे। दरअसल आज सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, एक गांव से फ़ोन आया, बताया गया कि सर हम सरकार से फरियाद लगा कर थक गए, एक पुल का निर्माण नहीं करवा पा रही है हमारी सरकार, हमें बारिश के दिनों में काफ़ी परेशानी होती है, तो हम ताड़ के तने से पुल का निर्माण करवा रहे हैं। क्या आप हमारी इस कहानी को बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपके दर्शकों तक और सिस्टम तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? तो मैं गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही ग्रामीण भी पहुंच गए। ग्रामीण क्या कुछ बता रहे हैं उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? कामेश्वर मड़े। कामेश्वर जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो डह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 के बना था सर। और कब डह गया? ये अभी 4 साल हो गया डह गया। 2018 में बना जी। और 2019 में डहा या 2020 में? 2020 में डह गया सर। अब दूसरी बारिश में? जी। बारिश में डहा या फिर ऐसे ही डह गया? बारिश में डह गया सर। पूरा इधर से ज़्यादा पानी आना चालू हो गया। जैसे कि यहाँ पर तालाब है हमारे गांव का, वहाँ का वेस्ट वेयर का पानी इधर से ही आता है, तो यहाँ पर पूरा इधर से आते हुए पूरा ज़्यादा हो गया पानी, तो इधर चलते कट गया। जी। तो 2020 में डहने के बाद इस बीच आप लोगों ने कितनी बार मांग की कि यहाँ पे पुल का निर्माण कार्य करवाया जाए? जी, हम लोग जब भी ऐसे मतलब गांव में बैठक होता है, जैसे हम लोग पोसम्मा में गुड़ी में भी जब बैठते हैं तो इसके बारे में चर्चा करते हैं, और गांव में जब भी बैठक होता है चर्चा करते हैं, और हम लोग इसका मांग करते रहते हैं। जैसे ग्राम पंचायत में हो या हमसे जहाँ शिविर में हो, हमसे जो करने का वो करते आ रहे हैं। और आज तक हम लोग को 4 साल हो गया, आज तक हम लोग को कोई इसका पुल निर्माण का कार्य नहीं हुआ है, संपन्न नहीं हुआ है, जिसके चलते हम लोग इस साल जुगाड़ लगाए हैं। सरकार को तो देखते रहने से हम लोग कभी भी इसी तरह परेशानी हो जाएंगे, तो हमारा देसी जुगाड़ लगा करके ये थार जाड़ के थाने से हम लोग जुगाड़ लगा के अभी बना रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार ने प्रदेश भर में स्कूल जतन योजना के तहत करोड़ों रुपए फूंक कर जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई थी। और ये देखिए, इस बिल्डिंग का भी मरम्मत हुआ है, दिखा दीजिए। योजना का नाम मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, स्कूल का नाम जनपद पूर्व माध्यमिक शाला गंगालूर, स्वीकृति वर्ष 2023-24, कार्य एजेंसी शाला प्रबंधन समिति, जनपद पूर्व माध्यमिक शाला। बच्चे पढ़ रहे हैं सर यहाँ? मेरे यहाँ 109 बच्चे हैं सर। 109 बच्चे? जी, माध्यमिक शाला जनपद माध्यमिक शाला गंगालूर में। जी। कहाँ कहाँ आपने रिटर्न में दिया है सर कि बहुत बुरा हाल है, स्कूल जो है तालाब में तब्दील हो जा रहा है? सरपंच को दिया हूँ सर, वार्ड पंच को दिया हूँ, जनपद सदस्य को दिया हूँ, बीओ को दिया हूँ, डीओ को दिया हूँ। अरे बाप रे, इतनी जगह मिन्नतें लगाई जी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? जी, कुछ नहीं हुआ सर। इतने लापरवाह बेपरवाह सिस्टम है, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। क्या नाम हुआ बेटा? मंजुला वयम सर। मंजुला जी। कहाँ के रहने वाले हैं मंजुला? तोड़का। जी। यहाँ आश्रम में रहते हैं? जी। अच्छा, यहाँ पानी नहीं टपकता? नहीं टपकता है? जी। कहाँ से टपकता बेटा? इधर से उधर है। अच्छा, वहाँ से टपकता है। जी। कभी अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ पे? आते हैं सर। कौन कौन अधिकारी आए, कुछ पता है आपको? नहीं सर, परसों आए थे, गए हैं सर। कौन आए थे?
कलेक्टर सर आए थे। कलेक्टर सर आए थे? जी। तो ये दिखा नहीं कलेक्टर सर को? कुछ यानी- दिन पहले आपके ध्यान में होगा कि मैं बीजापुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर एरामंगी गांव की एक तस्वीर दिखाया था, जिसमें ग्रामीणों ने और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर चंदे के पैसे से एक पुल का निर्माण कर दिया था, लकड़ी के पुल को तान दिया था। करीब 2 दिनों की मशक्कत में इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो पाया था। इसमें ट्रैक्टर और डोजर गाड़ियां लगाई गई थी, आसपास से लकड़ियां काट दी गई थी और करीब 3 मीटर पुल का निर्माण ग्रामीणों ने किया था और वो पुल यही है। दरअसल साल करीब 2004-05 में, आज से करीब 20 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ था और इसके साथ ही यहाँ पे एक पुल का निर्माण भी हुआ था। मगर वक्त के साथ भारी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया करीब 2 साल पहले, और पिछले 2 सालों से ग्रामीण जो है लगातार जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे कि भैया इस पुल का निर्माण कार्य करवा दीजिए, क्योंकि आगे ढेर सारे गांव हैं और बहुत से लोगों के लिए यही सड़क जो है मुख्य मार्ग है। लेकिन जिम्मेदार हमेशा उदासीन रवैया अख्तियार करते रहे और यहाँ पे एक छोटे से अदद पुल का निर्माण नहीं है। मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ और यहाँ पे एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से। करीब 3 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है यहाँ पे, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा, जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। इस तरह की दादा थोड़ा सा ऐसे रखिए, पानी में भीग जा रहा है। इस तरह की लापरवाहियाँ की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। भैया ये जैसे आप ही बता रहे थे ना 1 साल पहले बना है, यहाँ पे तो पुल बनना चाहिए था, ये लोग ह्यूम पाइप लगा दिए। अब उस वक्त में अब वो पुल या नहीं बन पाएगा, ऐसा करके कहीं से पुराना 2 पाइप को लेके आए, लाके डाल दिया यहाँ पे। जी क्यों नहीं बन पाएगा बोले पुलिया? अब उस टाइम नहीं है, ये है वो है बोल के पाइप मन को लाके जोड़ दिए और ऊपर से मुर्म डाल के छोड़ दिए, चला गया। इसके उस पार कितने घर बनाए आगे? यहाँ से इधर 30-40 घर है और आगे। तो कैसे करते हो फिर यहाँ पे सफर करना है तो? अब ऐसे आना जाना चल रहा है भैया, आप जान रहे हो, अभी आना जाने में दिक्कत है। इधर से ट्रैक्टर जाना है तो इधर से रास्ते बना दिए हैं।